और चंद्रमा की क्या स्थिति है पृथ्वी के चारों तरफ। चलो फिर इसके बाद शुरू करते हैं पहला पार्ट। दूसरा पार्ट पृथ्वी और चंद्रमा। चलो खड़े लो, पढ़ो। पार्ट 2 पृथ्वी और चंद्रमा। पार्ट 2 पृथ्वी और चंद्रमा। रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले दो पृथ्वी और चंद्रमा, अर्थ एंड मून। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा ये आपका रहा और ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है? सूर्य। यानी यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि सूर्य कैसे कार्य करता है और चंद्रमा कैसे गति करती है। सूर्य जो है अपनी जगह पे क्या है? स्थिर है। और सूर्य के मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि सूर्य के चारों तरफ कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? ऐसे ऐसे कितने ग्रह हैं? 8। कुल टोटल 8 ग्रह है ना? यस सर। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। यस सर। ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह। और ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? हाँ, समझ में आई बात? यस सर। ध्यान से जब भी मैं कोई शब्द बोलता हूँ तो उसमें ध्यान दिया करो, सर क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। मैं गलत पढ़ाऊंगा और तुम लोग गलत पढ़ लोगे, है ना? नो सर। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है और सबसे नजदीक ग्रह जो कौन सा है? बुध है। उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल। इसके बाद बृहस्पति। और लास्ट में क्या है? लास्ट में वरुण है। लास्ट में क्या है? वरुण है। लास्ट में सबसे क्या है? वरुण है। उसके पहले फिर अरुण है। तो ऐसे ही कुल मिलाकर के 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं। और इन ग्रहों के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा क्या, ये पृथ्वी क्या है? ग्रह है कि उपग्रह है? हाँ, पृथ्वी क्या है? ग्रह। और पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? और चंद्रमा क्या हो गया? हाँ, तो इसे आप ध्यान दोगे, चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? इधर ऐसे, ये उपग्रह हो गया। और ये क्या हो गया? पृथ्वी क्या हो गई? ग्रह। कितने बच्चे ऐसे लिखते हैं? ये गृह, ऐसे ये गृह मीन्स घर होता है, समझ गए कि नहीं? ये ग्रह होता है, ये वाला ग्रह होता है, ये समझ गए कि नहीं? ये क्या है? गलत है। तो इसे ध्यान दोगे। तो ये पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है? सूर्य। और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। तो यही हम यहाँ पे इसके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 की पृथ्वी और हमारा जीवन का दूसरा पाठ, पृथ्वी और चंद्रमा, जो पाठ का शीर्षक है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और आगे, रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में चंद्रमा प्रमुख है। यानी रात के समय में आकाशीय पिंडों में सबसे बढ़ चुकी सबसे ज़्यादा नज़दीक चंद्रमा है, तो इसलिए सबसे प्रमुख यानी सबसे बड़ा दिखाई देता है। और यह सबसे बड़ा है, देखो लिखा हुआ भी है, यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार बदलता रहता है।
जाहिर सी बात है, आप देखते रहते हो कभी पूर्णिमा हो जाती है तो चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है, और अमावस्या से पहले चंद्रमा एकदम जरा सा एकदम, या शुरू में हमेशा हल्का सा दिखाई देता है। अब पूरा चंद्रमा होने पर इस पर दिखने वाली धब्बे जैसी आकृति हमेशा एक सी बनी रहती है, ऐसा क्यों? तो चूँकि हम जानते हैं कि चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश तो है नहीं, चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होती है? सूर्य के प्रकाश से। तो यहाँ पर हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि क्या है। अब ये थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे चंद्रमा का परिक्रमण मार्ग, चंद्रमा और पृथ्वी के परिक्रमण मार्ग। देखो ये यहाँ पर ये सूर्य है, ये आपका क्या है? सन है। ये ध्यान दोगे आप लोग थोड़ा सा, ये आपका क्या है? ये है आपका सन, सूर्य है। और सूर्य के मार्ग में ये क्या है? ये है आपका पृथ्वी, है ना? ये है आपका अर्थ, ये अर्थ है आपका। तो ये अर्थ पृथ्वी जो है किसकी चक्कर लगाती है? सूर्य की। सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप जानते हो घड़ी अगर ऐसे रहती है तो ये यहाँ पे सबसे ऊपर 12 होता है, सबसे नीचे 6 होता है, और यहाँ पर 3 होता है, और यहाँ पर 9 होता है। तो सुई हमेशा जैसे यहाँ पे रहती है तो ये हमेशा इस दिशा में गति करती है, लेकिन पृथ्वी जो है किधर कर रही है? सूर्य के एंटी, यानी जिस दिशा में घड़ी सुई चलती है उस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और उसके जस्ट विपरीत जब विपरीत चलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ किस क्लॉक में चलती है? एंटी क्लॉकवाइज में। और यहाँ पर हम फिर देखेंगे सेम, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। चंद्रमा भी वैसे ही गति कर रहा है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है, इसे आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हो। और पृथ्वी क्या है? आपका उपग्रह है ना? ये उपग्रह है। उपग्रह है या ग्रह है? नहीं, ये क्या है? ग्रह है। यानी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ग्रहों के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह। तो पृथ्वी जो है क्या हो गई? ये ग्रह है। यानी तारा जो होते हैं उनके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, और इन ग्रहों के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। और मैं क्लास में भी कई बार आप लोगों को बताया हूँ कि उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। तो जो पृथ्वी का जो चक्कर लगा रही एकमात्र ग्रह क्या है? उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। और चंद्रमा क्या है? ये नेचुरल है, यानी इसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है। और तमाम जो और होते हैं जो उपग्रह जिसका कि मनुष्य, जैसे आपके टेलीविज़न, मोबाइल वगैरह ये सब चलते हैं, तो उसमें जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए भेजा जाता है, जिसके माध्यम से हम लोगों की संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और आगे देखते हैं हम लोग फिर इस चैप्टर को। ये अब देखो अंतरिक्ष से लिया हुआ ये चंद्रमा का चित्र है, ध्यान दोगे आप लोग। अंतरिक्ष से लिया हुआ ये आपका ये चंद्रमा का चित्र है, ये और ये देखो ये भी है यहाँ पर, ये पृथ्वी है, इसके जस्ट इधर क्या है? ये पृथ्वी है। तो ये देखो, और ये आपका क्या है? चंद्रमा है। ये
तो आगे देखते हैं हम लोग फिर इसके बारे में। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ध्यान दोगे यहाँ पर क्या कह रहा है, प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करती है। यानी जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, उसी प्रकार से पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमती है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। जाहिर सी बात है भाई, चूँकि पृथ्वी का जो कक्षा है और पृथ्वी के जो चक्कर लगाने वाले चंद्रमा की जो कक्षा या मार्ग है, तो पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा। और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य की। तो भाई दोनों उसका चक्कर साथ साथ में घूमेंगे ना। यानी पृथ्वी के साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ होगा वो सब क्या होगा, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा। इधर देखो ये चित्र में आपका दिया हुआ है, इसे आप लोग ध्यान से देखोगे। ये रहा ये जो है ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। और ये जो है ये चंद्रमा है, यहाँ पर ध्यान दोगे। और ये जो है ये क्या है, आपका सूर्य है यहाँ पर। अब देख रहे हो ये जो है ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और एक मार्ग और बना हुआ है, ये जो देख रहे हो ये वाला मार्ग, ये इसके चारों तरफ कौन घूम रही है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा। समझ गए ना इस बात को। तो सूर्य यहाँ पर अब हम ध्यान देंगे, सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। रात में आकाश में सबसे तेज चमकने वाला चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। मतलब पृथ्वी का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये तो अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। कौन, चंद्रमा। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 यानी 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। अब ये लाइन आप लोग याद रखोगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। पृथ्वी पर चंद्रमा से जो सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर के पहुंचता है, उसे पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.25 सेकेंड, 1.25 सेकेंड। इस प्रकार चंद्रमा को चांदनी, मून लाइट, चांदनी मतलब मून लाइट कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। दूसरा पेज आपका आ गया और इसके बारे में फिर हम अध्ययन करते हैं। ये आपका आ गया, ये ध्यान दोगे अब यहाँ पर। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 3.84 लाख किलोमीटर। समझ गए कि नहीं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। समझ में आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को। यानी 3,84,000 को हम 3.84 लाख किलोमीटर, हम इस दूरी को इस तरह से भी याद कर सकते हैं। या तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका व्यास, किसका व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4। यानी 100 रुपया है अगर आपका, तो 100 रुपये का कितना हो जाएगा, ये 25 रुपये। ये 25 रुपये क्या हो गया, 1/4 हो गया। उसी प्रकार से जितना पृथ्वी का व्यास है, उस व्यास का चंद्रमा का व्यास जो है वो 1/4 है, यानी 25% है।
पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। आप जानते हो कोई भी वस्तु जितनी करीब होती है वो आपको उतनी ही बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती है, और जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाती है उस वस्तु का आकार घटता जाता है, और वह भी उसके जो चमक होती है, यानी देखो कोई भी वस्तु हमें, मैं पीछे भी चैप्टर में कई बार बताया हूँ, कोई भी वस्तु हमें तब तक दिखाई नहीं देगी जब तक कि उस वस्तु पर किसी का भी प्रकाश, सूर्य का हो या टार्च का हो या किसी भी चीज़ का, जब तक उस पर प्रकाश पड़ने के पश्चात उसका प्रकाश जो है परावर्तित होकर के हमारी आँख की रेटिना पर नहीं पड़ेगा, तब तक हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। जब तक हमारी रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक वो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे सकती है। जैसे रात के अंधेरे में क्या होता है, रात में कोई वस्तु हम जब देखते उस पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उस पर प्रकाश न पड़ने की वजह से उसका जो प्रकाश जो पड़ता नहीं है तो वो वहाँ से प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। तो प्रकाश जब परावर्तित नहीं होगा तो हमारी आँखों में उसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, और जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आकाश में यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में छठवां भाग, छठवां भाग का मतलब हो गया, आप जानते हैं ना, 1/6। छठवां भाग का मतलब हो गया 1/6। समझ गए कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूँ। यानी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचने की जो आकर्षण शक्ति है उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा का जो है, चंद्रमा का दोनों में तुलना करोगे तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 है। आइए समझे। आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक छलांग लगाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हकीकत में मत ऐसा कर देना। जिसकी ऊंचाई छलांग आपके एक बार में लगाई है उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? यदि आप पृथ्वी पर 1 मीटर का उछाल लेते हैं, यानी आप ऊपर की तरफ छलांग लगाते हैं, मान लो कि 1 मीटर, तो वही आप उतने ही बल लगा करके, यानी उतनी ही आप ऊर्जा लगा करके आप चंद्रमा पर 6 मीटर की ऊंचाई जा सकते हैं, 6 गुना। समझ गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग, यानी छठवां भाग है। इस वजह से आप 6 गुना अधिक, वहाँ पर आपके भार में भी उसी प्रकार से कमी आ जाएगी। और आप जब किसी भी वस्तु के भार में जब कमी आती है तो वो हल्की होती है तो वो और आसानी से उछलती है। तो ये आप बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। और हाँ, ये थोड़ा सा हम लोग चित्र देख लेते हैं। इसमें देखो ये चंद्रमा की गतियाँ जो हैं ये कैसे है। ये रही आपकी पृथ्वी, ये जो है आपकी क्या है, पृथ्वी है। और इसके चारों तरफ जो है आपका क्या चक्कर लगाता है, चंद्रमा लगाता है इसके चारों तरफ। मान लो यहाँ पर ये चंद्रमा है तो ये चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहा है, और केंद्र में ये क्या है, सूर्य है। और सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी। तो ये चंद्रमा और पृथ्वी की इनकी गतियों के बारे में यहाँ पर बताया है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो डाउट हो उसे आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुटअप करेंगे, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब ध्यान देंगे हम लोग। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए, अक्ष का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये है तो यहाँ उसका एक सेंटर पॉइंट होगा। जैसे कि आप लट्टू देखते हो ना, लट्टू नीचे उसकी कील लगी होती है यहाँ पर, तो उस पर जो लट्टू घूमता है कि नहीं, वही उसका ये वाला अक्ष बिंदु होता है, जो नीचे वाला भाग लट्टू के। समझ गए कि नहीं समझे आप लोग? ये वाला यहाँ पर ये अक्ष भी, तो लट्टू जिस
केंद्र पर घूमता है वही उसका हम क्या कहते हैं, अक्ष बिंदु कहते हैं। तो यहीं पर कह रहा है चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट यानी 27 डेज 7 हॉर्स एंड 43 मिनट्स में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा जो है कितने दिनों में, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर, और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में करती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं इस बात को कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाती है। इसीलिए पृथ्वी पर किसी स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर का मतलब है परिभ्रमण। पिछले चैप्टर में मैं आप लोगों को परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में विस्तार से बताया भी था, तो उस पर आप लोग ध्यान दोगे, पूरा करता है। इस प्रकार हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वही भाग तो हमें दिखाई देगा, और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ही नहीं और उस पर जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो उसका प्रतिबिंब हमारी आँख पर बनेगा ही नहीं, तो वह भाग हमें दिखाई ही नहीं देगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अभी पीछे मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाया भी, तो आइए समझें, ध्यान दोगे आगे। यहाँ पर एक बड़ी बोतल लीजिए, जाहिर सी बात है एक बड़ी यहाँ पर बोतल ले लिए, मान लीजिए ये बोतल हो गई, जिस पर एक लेबल लगा लो। इस लेबल लगी बोतल को चंद्रमा मान लीजिए। अब एक गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल को गेंद के चारों तरफ इस तरह घुमाए कि इसका लेबल हमेशा गेंद की दिशा में रहे। अब आप देखेंगे कि बोतल का लेबल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ेगा। बात आप समझ गए होंगे। जैसे ये बोतल है, इधर इसका प्रतिबिंब है, और ये आप मान लो यहाँ पर ये है एक गेंद, यहाँ पे ये गेंद है और इसी के सामने रखना है। तो गेंद यहाँ आई तो ये इसका लेबल इसके सामने आ गया, गेंद यहाँ आई तो इसके सामने यहाँ आ गया। अब ये कैसे होगा, यानी इस गेंद के साथ साथ क्या हो गया, ये बोतल भी घूम रही है। समझ गए होंगे मेरी बात अच्छी तरह से आप लोग। बोतल का लेबल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ेगा। बोतल का इस प्रकार एक बार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की एक परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान है। यानी चंद्रमा भी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है पृथ्वी के, और पृथ्वी कहाँ है, अपनी अक्ष पर स्थिर है। एक चक्कर जो पृथ्वी लगा रही है उतने ही समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा ले रही है। परिक्रमण और परिभ्रमण, पिछले वाला चैप्टर आप लोग जिसे नहीं समझ में आया होगा उसे आप लोग देखेंगे, उसमें बहुत विस्तार से मैंने इसके बारे में बताया है। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बोतल इस प्रकार एक बार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान ही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे, ये जो चित्र है आपके सामने देख रहे हैं, नहीं चंद्रमा का जो है वो चौथा दिन, चंद्रमा का चौथे दिन का क्या कंडीशन है, इतना दिखता है। 7वें दिन में इतना, यानी इतने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वही भाग ही आपको दिखाई देगा। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है वो भाग आपको दिखाई नहीं देगा। मेरी बात आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ये 11वें दिन है। अब आप देख रहे हो ये 14वें दिन है, ये देख रहे हो आप ये 18वें दिन है, और ये जो है आपका 21वें दिन, और ये
25वें दिन आपका है। इस प्रकार से ये 14वें दिन जो है ये आपका पूर्णिमा दिखा रहा है। यानी पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रमा पर पूरा प्रकाश पड़ता है और वह भाग जो है चंद्रमा का पृथ्वी से पूरा ऐसे एकदम गोल सा दिखाई देता है। देखो यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये जो है सूर्य का है, ये वाला भाग यहाँ ये सूर्य है और ये चंद्रमा की कलाएं हैं। चंद्रमा का कौन यानी जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे उसका प्रकाश पड़ रहा है वो भाग आपको दिखाई देता चल रहा है। तो आगे बढ़ेंगे और ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार और रूप दिखाई देते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, दिखाई देते हैं। यह एक हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू करता है और घटते बढ़ते बिल्कुल छिप जाता है। घटते घटते यह बिल्कुल छिप जाता है। इस बार यह फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। जिसे पूर्णिमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल मून। और जिस रात चंद्रमा आपको क्या कह रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, उस रात अमावस्या, जिसे हम कहते हैं न्यू मून। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या। एक महीने में मतलब 2 पक्ष होते हैं, आपको पता ही है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जो होता है वो उजाला होता है, यानी उसमें पूर्णिमा आएगा, और कृष्ण पक्ष में जो है अंधेरा पक्ष होगा जिसमें अमावस्या आएगी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये अमावस्या होती है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ये लाइन जरूर आप लोग याद रखोगे। यानी चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले बदलाव, यानी कभी आप देखो इधर यानी इसके आकार में ये बदलाव आ रहा है कि नहीं। या चौथे दिन जैसे ये है आपका, चौथे दिन का है ये भाग है आपका, ये चौथे दिन, 7वें दिन, इनके यानी आकार में ये जो बदलाव आ रहा है यही उनकी क्या है, कलाएं हैं। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और की कलाएं कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। देखो आ गया शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब पूर्णिमा से अमावस्या तक, यहाँ अमावस्या से पूर्णिमा तक ये जो है ये क्या है, बढ़ते चंद्रमा। और जो पूर्णिमा के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है और घटते चंद्रमा के पखवाड़े को हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक ध्यान देंगे आगे। दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 सेकंड लगते हैं। यानी 29 डेज 12 आवर्स एंड 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को हम क्या कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं। मास मीन्स जानते हैं क्या होता है, महीना, और चंद्र मीन्स चाँद, यानी चंद्रमास यानी चाँद का महीना कहते हैं, जो कि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि चंद्रमास कितने दिन का होता है तो क्या जवाब दोगे, या कि चंद्रमास कितने समय का होता है, तो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का चंद्रमास होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशाल अंतरिक्ष एवं विभिन्न
विशाल अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब आप समझ ही रहे हो, यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो एक है मतलब जो पृथ्वी के बाहरी भाग में, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। विभिन्न खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड मतलब जैसे आपका चंद्रमा भी है, सूर्य है, उल्का पिंड वगैरह, ये सब यानी जो कुछ भी है उसके यानी सूर्य के चारों तरफ जो भी घूम रहे हैं सभी क्या हैं, खगोलीय पिंड है। जैसे चंद्रमा, सूर्य है, पृथ्वी है, ये हमेशा से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते रहते हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में झांकने और वहां की यात्रा करने में समर्थ बनाया है। शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप, दूरदर्शी टेलीस्कोप को हिंदी में हम कहते हैं दूरदर्शी टेलीस्कोप, और अंतरिक्ष यान को इंग्लिश में कहते हैं रॉकेट के आविष्कार ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वह बाह्य अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता ही है, चंद्रयान 3 भेजा गया है भारत सरकार के द्वारा, और वहाँ पर वह 23 अगस्त तक पहुँचने वाला है। और फिर उसके बाद अगर वो सही सलामत रहा तो चंद्रमा के बारे में बहुत अधिक हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो सकती है। भविष्य में वहाँ पर मानव बस्तियों को भी बसाने का प्लान है। तो इस प्रकार के ये सब क्या है, ये शक्तिशाली दूरदर्शी टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान रॉकेट, यानी जिसके द्वारा हम लोग वहाँ पर भेजते हैं चंद्रमा पर। तो पूर्व सोवियत संघ, सोवियत देखो रूस का पहले नाम था सोवियत संघ, लेकिन जब उसमें से बहुत सारे देश टूट करके निकल गए उसके बाद उसका नाम रख दिया गया रूस। तो के यूरी गागरिन, यानी रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। समझ गए कि नहीं? प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। 12 अप्रैल 1961 यानी 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी, यानी पृथ्वी के चारों तरफ उन्होंने चक्कर लगाया था। रॉकेट की सहायता से मनुष्य चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। ध्यान दोगे आप लोग। बीस जुलाई 1969 यानी 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम शार्ट में कहते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। अपोलो, इसे याद रखोगे आप, अपोलो 11 या अपोलो 11 यान से जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है ना कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम किसने रखा, तो यही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। उनके अन्य सहयोगी एडविन एल्ड्रिन, उनके जो सहयोगी थे जो उनके साथ गए थे वो एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। अब तक की गई खोजों के अनुसार चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि मानव जीवन के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो क्या है, हवा और पानी। और हवा आपको अच्छी तरह से पता है, हवा में जो है तमाम प्रकार की जो गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये प्रमुख गैस है। और पानी जो है वो हाइड्रोजन, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो तत्व रहेंगे तभी पानी का निर्माण होगा।
तो हाँ, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। समझ गए कि नहीं? प्रथम भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष में यात्रा किए? वो थे राकेश शर्मा। ध्यान दोगे यहाँ पर आप लोग? प्रथम भारतीय थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ समझ रहे हो ना आप लोग, रूस के अंतरिक्षयान सोयूज T-11। अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि राकेश शर्मा किस अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष की यात्रा किए थे, तो क्या बताओगे? सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। अब आगे हम लोग ये देखेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कभी कभी आपने अपने परिवार में सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। क्या है यह, कैसा होता है? आइए जानें। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक 2 राक्षस, समझ गए कि नहीं, उत्तरदायी हैं। अब उस समय अज्ञानता की वजह से हम लोग ऐसी तमाम काल्पनिक कहानियाँ सुनते थे। तो सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को और चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु यह बात सही नहीं है। समझ गए कि नहीं? ये बात सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री कौन? आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया, सूर्य ग्रहण, ध्यान दोगे यहाँ पर, सूर्य ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया। समझ गए कि नहीं? यानी चंद्रमा क्या हो गया? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया। सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पर पड़ना चाहिए था वो पृथ्वी पर पड़ना चाहिए था, वो चंद्रमा पर पड़ गया, जिससे कि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा और उसी को हमने क्या मान लिया? चंद्र ग्रहण। और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है, जबकि चंद्र ग्रहण जो है चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है? पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है। छाया बनना, ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर, इसके बारे में मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। छाया बनना, ध्यान दोगे। हमने अपनी दूसरे की और अन्य वस्तुओं की परछाई या छाया बनते हुए देखा है। आप लोग देखते हो उजाले में, जब भी किसी भी चीज़ का, जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश के उजाले में और रात के में बल्ब या टार्च के उजाले में परछाई बनती है, छाया। क्या आपने कभी सोचा है कि छाया कैसे बनती है? आइए जानिए। जब हम सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं, ध्यान दोगे, तो विपरीत दिशा में पृथ्वी पर धुंधली काली सी हमारी छाया बनती है। छाया हमारी आकृति के जैसा बनती है, हमारी गति के अनुसार उसका स्थान बदलता रहता है। सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की स्थिति के अनुसार छाया छोटी बड़ी होती रहती है। सुबह के टाइम में चूँकि छाया एकदम पूरे शरीर पर से फेस पे पड़ता है डायरेक्ट, तो हमारी छाया बहुत लंबी बनती है, और दोपहर के समय में एकदम सिर के ऊपर पड़ती है, तो उस समय हमारी जो छाया है वो क्या बनेगी? छोटी छाया बनेगी। फिर शाम को वो नीचे की तरफ आती है जैसे ही, तो फिर मेरा जो छाया या प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। छाया सदैव अपारदर्शी
वस्तु की बनती है। अपारदर्शी यानी जिसमें कि सूर्य का प्रकाश परावर्तित या किसी भी चीज़ का प्रकाश जो है वह परावर्तित होकर दूसरी तरफ न जाए। अगर उस जैसे अब कांच है, आप कांच की दीवार खड़ी कर दो और एक तरफ और एक तरफ काले कपड़े की दीवार खड़ी कर दो, तो क्या होगा, काले कपड़े से जो है वो प्रकाश परावर्तित होकर के उस तरफ नहीं जाएगा। या कोई दीवार और दूसरे चीज़ की खड़ी कर दो तो उससे वह प्रकाश परावर्तित होकर के उस तरफ नहीं जाएगा। तो उस जाहिर सी बात है, जब प्रकाश उस तरफ परावर्तित होकर के नहीं जाएगा उसके आगे, तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। और कांच या शीशा वगैरह है या कुछ और जो ट्रांसपेरेंट है, तो उस पर क्या होगा, उसकी जो रोशनी की वजह से वो परावर्तित होकर आगे बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, प्रतिबिंब या छाया नहीं बनेगा। इसी प्रकार बल्ब की रोशनी में भी अपनी या किसी अन्य की अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना देखिए। सूर्य, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब यह स्थित सीजीगी पृथ्वी कहलाती है। जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में, तीनों सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इसे हम कहते हैं सीजगी। यह दो प्रकार की होती है, युति एवं वियुति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा मतलब बीच में आ जाता है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, युति कहते हैं। यानी चंद्रमा बीच में है तो क्या हो गया, युति हो गया। और यह अमावस्या को होती है। समझ गए कि नहीं, अमावस्या को। उस स्थिति में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा पर पड़ता है और पृथ्वी पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता है। तो चंद्रमा का जिस भाग पे प्रकाश पड़ता है और पृथ्वी की तरफ उसका प्रकाश नहीं पड़ता है। अब आगे हम चित्र में अभी दिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, पृथ्वी के यानी चंद्रमा के दूसरी तरफ प्रकाश सूर्य का पड़ता है और जो पृथ्वी की तरफ भाग होता है उस पर प्रकाश पड़ता ही नहीं है, इसलिए अमावस्या हो जाती है, अंधेरी, जिसे हम लोग कहते हैं अंधेरी रात। तो इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिसे हम सूर्य ग्रहण होता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सूर्य ग्रहण की स्थिति है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे सूर्य ग्रहण होता है। देख रहे हो ना, ये चंद्रमा है, यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग, ये जो है ये चंद्रमा है, ये यहाँ पर, ये अभी 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, दूसरा कलर ले रहा हूँ। तो ये देखो, ये चंद्रमा है और ये जो है आपकी, ये जो है ये सूर्य है और ये जो है ये पृथ्वी है। ये अब देख रहे हो, यहाँ ये प्रकाश पड़ रहा है इस वाले भाग पे, तो इधर, और ये भाग आपका वैसे ही सेफ रह गया। अब इसकी वजह से इस पर जो प्रकाश पड़ रहा है, ये इस स्थिति में क्या होता है, इसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, ये लाइन हमेशा याद रखोगे। और जब सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा कब होता है, अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है, अमावस्या को लगता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर ये नेक्स्ट पेज पे, ये आ गया आपका पेज, और इसके बारे में फिर यहाँ पर हम देखते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, एक बार तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रही थी तो सूर्य ग्रहण हो गया। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, चूँकि सूर्य तो देखो अपनी जगह स्थिर है, उसकी चारों तरफ उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, पृथ्वी और चंद्रमा, और पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है चंद्रमा।
और उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में हो तो वियुति कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा हो तो हम क्या कहते हैं? युति। अभी पीछे हमने पढ़ाया उसे। तो अपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा होता है। क्या होता है? पूर्णिमा होता है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया किस पे पड़ेगी? चंद्रमा पर पड़ेगी। जाहिर सी बात है, सूर्य का प्रकाश, और जिससे क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। अब आप ये देख रहे होंगे, ये आपका सूर्य है यहाँ पर, और ये जो है पृथ्वी है आपका, समझ रहे होंगे। ये पृथ्वी है आपका और ये चंद्रमा है। ये सब जैसे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ये इस भाग पे पड़ा और इस भाग पे पड़ा ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? चंद्रमा पर प्रकाश पहुँचेगा ही नहीं। अब जब चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो चंद्रमा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। यहाँ पे हमने उसका डिफिनीशन भी दे दिया है, आपको ध्यान दोगे आप लोग। चंद्र ग्रहण का, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया पड़ती है, प्रकाश नहीं। प्रकाश सूर्य का चंद्रमा पर अब नहीं पहुंच रहा है। प्रकाश न पहुंचने के कारण ही चंद्र ग्रहण लगता है और सूर्य ग्रहण लगता है। छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्र ग्रहण होता है। आगे हम लोग देखेंगे फिर। अब ध्यान से, ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण तो समझ में आ गया होगा, और भी जाने, ध्यान दोगे। जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश न जाए उसे अपारदर्शी कहते हैं। ये लाइन आप लोग याद रखोगे, ये हेडिंग। अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? जिसके आर पार प्रकाश न जाए। यानी अगर आप बीच में दीवार है, एक तरफ आप टार्च जला रहे हो तो दूसरी तरफ तो प्रकाश पहुंचेगा नहीं, तो इसलिए वो क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। अब जैसे मान लो कोई सफ़ेद कपड़ा या ऐसा कुछ लिए हो और उसके एक तरफ से प्रकाश मार रहे हो तो दूसरी तरफ प्रकाश चला जाएगा। तो यदि प्रकाश उस तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार, ध्यान दोगे, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती है। सूर्य ग्रहण के समय में ये किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक होती है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें नंगी आँख से कभी भी सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो हमारी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। हानिकारक होती है और हमें अंधा भी बना सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं। देखो यहाँ पर अभी तक हमने उपग्रह कौन सा बताया था? प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में बताया था। लेकिन अब मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं, जो सैटेलाइट जो होते हैं, जो संचार व्यवस्था के का काम करते हैं। जैसे आपका मोबाइल, टीवी वगैरह या ये सब तमाम जानकारियाँ जो होती है, तो ये मानव द्वारा निर्मित उपग्रह, जैसे सूर्य के पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, उसी प्रकार से ये भी उपग्रह पृथ्वी के एक उनकी कक्षा निर्धारित कर दी जाती है। उसी कक्षा में ये उपग्रह गति करते रहते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और उसका कनेक्शन जो होता है वहाँ पर हर एक देश का उसके अपने कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिससे कि सभी सूचनाएँ उन्हें प्राप्त होती रहती है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं कौन? मानव द्वारा निर्मित उपग्रह। इसे मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट, एजुसैट, ओशनसैट नामक उपग्रह बनाए हैं। हमने देखा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण ही क्यों होता है? आइए जानें। उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर, यहाँ ध्यान दोगे, यानी अपने धुरी पर या अक्ष पर क्या है, 23 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री, यानी यहाँ पे लिखोगे 23.5 डिग्री मतलब अंश झुकी हुई है। चंद्रमा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा का कला तल पृथ्वी के कला तल से लगभग 5 डिग्री का है, यानी 5 कितना है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ 5 डिग्री का कोण बनाता है। 5 डिग्री का यहाँ पर क्या होगा, कोण बनाता है। इसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहना 28.5 डिग्री, यहाँ पर ध्यान दोगे ये मिसप्रिंट हो गया है, यानी 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दिखाई देता है। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है। इस कारण अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। यहाँ पर छाया पृथ्वी पर, ये यहाँ से आपको यहाँ पर क्या लिखोगे, नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। और इसी प्रकार ये देखो, ये इतना ये मिसप्रिंट हो गया है, नहीं होता है। इसी प्रकार हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर लिखोगे ये जो है ऊपर, ये चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। समझ गए कि नहीं? महीने में हमेशा एक पूर्णिमा आती है, तो इसका मतलब नहीं है कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगे और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगे, ऐसा नहीं है। उसकी एक स्थिति आती है जब भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं। तो इस प्रकार से ये आज की क्लास यहीं पे चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। आगे हम लोग देखते हैं जैसे परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना, वो क्या कहलाता है, परावर्तन। पखवाड़ा जो होता है 15 दिनों की अवधि, जिसे हम पक्ष भी कहते हैं। समझ गए कि नहीं? आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव, समझ गए कि नहीं, अपनी तरफ खींचना। मानव निर्मित उपग्रह जैसे पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित बनाए गए हैं। आगे हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। ये आपके अभ्यास प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये इसके अभ्यास प्रश्नों का मैंने उत्तर नहीं लिखा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। PDF जब मैं आप लोगों को भेजूंगा तो इसमें इन क्वेश्चनों का आंसर लिखा हुआ होगा। ये आपके जो है पहले प्रश्न का जो है इसका कै ख ग घ अंगा का, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको PDF फॉर्म में मिलेगा और ये उसके बाद के सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हैं। समझ गए कि नहीं आप लोग? ये आप देखो, जैसे ये है आपका, ध्यान दोगे, ये जैसे रात के आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड चंद्रमा,
आपको पता ही है क्यों, क्योंकि वह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है इसलिए। फिर कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4। और फिर कह रहा है चंद्रमा अपनी धुरी पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो ये वाला देखते हैं, लास्ट चैप्टर आपका जो है ये, और इसे आप लोग, इसमें भी मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, सिर्फ पहले प्रश्न के उत्तर जो है वो नहीं हुए हैं। उसे आपको PDF जब मैं भेजूंगा तो उसमें सॉल्व कर होगा सभी क्वेश्चन। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो भी इसमें आप लोगों को त्रुटियां हों वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आगे आप लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। अपने जो बच्चे क्लास सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं वो इसके माध्यम से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। जहाँ कहीं भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।